प्यारे बच्चों, आज हम सभी कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय रचना के आधार पर वाक्य भेद में अवशेष बचे हुए खंड को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने इस पाठ के विषय में प्रथम वीडियो में जाना था कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन कौन से होते हैं। तो एक बार जो आज हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक आश्रित उपवाक्य, जो कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं इसके पूर्व की व्याख्या पर आश्रित हैं। तो इन्हें जानने से पहले, आश्रित वाक्यों को जानने से पहले कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाता है इनको, उससे पूर्व हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इससे पूर्व में एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति, जिससे हम ये जान पाएंगे कि ये किस प्रकार से इनसे मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो पूर्व में हमने पुनरावृत्ति में, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने जाना था वाक्य किसे कहते हैं। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो पद एवं पदबंधों से मिलकर बनी होती है एवं अपने भाव, विचारों एवं संदेश को अभिव्यक्त करने का सार्थक, अपने आप में सार्थक होती है। साथ ही साथ हमने आपको ये सब बताते हुए ये चीज भी बताई थी कि कहीं ना कहीं इस परिभाषा के आधार पर उसकी 3-4 विशेषताएं हो जाती हैं। वाक्य भाषा की लघुतम इकाई हो गई नंबर 1, वह अपने विचारों, संदेशों और भावों को प्रकट करने में समर्थवान होनी चाहिए नंबर 2। नंबर 3, वो पद या पदबंधों का एक समूह होती है। चौथी, संरचनात्मक दृष्टि से वह व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई होती है। तो ये हो गया वाक्य। उसके बाद हमने जाना था वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसमें वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, वाक्य में जिसके बारे में चीज को उल्लेखित किया जा रहा होता है, वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। एवं उद्देश्य के विषय में जो बात उल्लेखित की जा रही होती है वह विधेय कहलाता है। हमने आपको पूर्व के वीडियो में ये भी बताया था, ये 2 अंग जो होते हैं, जैसे हमारा शरीर 2 भागों में बटा होता है, सिर और धड़ में, वैसे इसके वाक्य के अंगों का विस्तार भी होता है। विस्तार का अर्थ यह है कि उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। तो हमने आपको याद होगा बच्चों, हमने आपको बताया था उद्देश्य के अंतर्गत संज्ञा पदबंध या संज्ञा, विशेषण पदबंध एवं कारक चिन्ह सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वाक्य में आने वाला समस्त पद जो होता है वो सब विधेय के अंतर्गत आता है, जैसे पूरक, कर्म, क्रिया विशेषण एवं मुख्य क्रिया। फिर हमने आपको पदक्रम के विषय में बताया था कि पदक्रम में सर्वप्रथम जो व्याकरणिक दृष्टि से जो नियम बनाए गए हैं, उसमें वाक्य के शुरुआत में कर्ता होता है या संज्ञा पदबंध कह सकते हैं। अंत में मुख्य क्रिया होती है, क्योंकि वाक्य बगैर क्रिया के संपन्न हो ही नहीं सकता। तो अंत में मुख्य क्रिया होती है। कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में कर्म आता है। कर्म के पूर्व में पूरक भी लगा होता है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण अन्य चीजों और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के भेद इसके बाद हमने जाने थे। वाक्य के मुख्यतः 3 प्रकार के भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य के विषय में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरा, इसमें एक ही समापिका या मुख्य क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य 2 पृथक स्वतंत्र अर्थ देने वाले वाक्य जब किसी योजक से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजक भी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले, विरोध, विकल्प और परिणामवाची योजक। तो कहीं ना कहीं हम जब संयुक्त वाक्य को बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो योजक लगाते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय से उन वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वाक्य की योग्यता के अनुसार जो 4 प्रकार के दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ ध्यान देंगे इसको पहचाने का, इसके जो पृथक अर्थ होते हैं, दोनों वाक्यों के पृथक अर्थ होते हैं, तो इनको हम कहीं ना कहीं पर अलग अलग रखते हैं। अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था मिश्र वाक्य, जहां पर एक वाक्य में 1 या 2 से अधिक वाक्य सम्मिलित होते हैं एवं योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा बाकी के वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, जिसको हम डिपेंड बोलते हैं, कहीं ना कहीं उस पर निर्भर होते हैं। ऐसे वाक्यों को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं।
संयुक्त वाक्य की अपेक्षा आश्रित उपवाक्यों को अलग लिखकर पढ़ा नहीं जा सकता, जबकि संयुक्त वाक्य को हम अलग अलग लिखकर उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे होते हैं। तो ये हमने जाना था, ये पुनरावृत्ति थी, एक संक्षिप्त पुनरावृत्ति थी। उसके बाद का खंड जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो है आश्रित उपवाक्य या उपवाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र जो उपवाक्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मिश्र वाक्यों के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। जितने भी उपवाक्य हैं या आश्रित वाक्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य के ही अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम आश्रित उपवाक्य के भेदों को जानेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि मिश्र वाक्यों के अंतर्गत मिश्र वाक्यों, ध्यान दीजिएगा, अब हम आज का पाठ शुरू, अवशेष पाठ जो बचा था वो हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्ति मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी जो हम लोग पीछे पढ़ी है। यदि आपको संक्षिप्त ना समझ में आए तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो ये आश्रित वाक्य के बारे में हम बता रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं मिश्र वाक्य के ही प्रकार होते हैं। मिश्र वाक्य के अंतर्गत, मिश्र वाक्य के अंतर्गत सभी उपवाक्य एक समान नहीं होते हैं। संरचना एवं प्राकार की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। समझिए, मिश्र वाक्य के अंतर्गत अर्थात मिश्र, ये आश्रित उपवाक्य जो हैं जो कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं, आने के अंतर्गत आने वाले सभी उपवाक्य एक समान नहीं होते। अर्थात एक जैसे अगर होते तो शायद इनको बांटने की आवश्यकता नहीं होती। तो इनको उनकी संरचना अर्थात उनकी रचना के आधार पर या उनके प्राकार, प्राकार का मतलब उनका प्रयोग अर्थात कार्य के आधार पर उनको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और अंतिम और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये हम समझ गए कि उनकी रचना और कार्य की दृष्टि से उनको तीन भागों में बांटा गया है। वे सभी एक प्रकार के नहीं होते। तो वो तीन प्रकार जो हैं वो ये हैं आपके उपवाक्य के। तो अब हम उपवाक्यों में पहला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य के विषय में जानेंगे। संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आने वाले संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, आप लोग ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। जो उपवाक्य
उपवाक्य वाक्य में वही प्राकार करते हैं जो संज्ञा पद बंध द्वारा किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, संज्ञा उपवाक्य ये वे उपवाक्य होते हैं जो उपवाक्य में वही कार्य करते हैं, अर्थात वही कार्य करते हैं जो संज्ञा पदबंध द्वारा किया जाता है, अर्थात संज्ञा द्वारा या कर्ता द्वारा किया जाता है। जैसे मां ने कहा कि शैतानी ना करो। अब ध्यान देंगे, ये वाक्य दो भागों में बटा हुआ है। दोनों भाग जो है इस समुच्चयोजक से जुड़े हुए हैं, इसको हम योजक भी कहते हैं, योजक इससे जुड़े हुए हैं। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाक्य में इसलिए काउंट किया गया कि यहां पर कि शैतानी ना करो, ये मुख्य वाक्य पर डिपेंड है, ये मुख्य वाक्य पे आश्रित है, ये अलग नहीं है। अब इसमें ये प्रधान हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, और ये आश्रित हो गया। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को पहचानेंगे कैसे, ये भी एक बड़ी बात है। तो जब किसी वाक्य में जब कभी हम उपवाक्य पढ़ते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो विशेषण हो, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, तो इसमें एक वाक्य प्रधान होगा तथा दूसरा उसका गौड़ हो जाएगा, अर्थात आश्रित होगा। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो हमने आपको उदाहरण दिया संज्ञा उपवाक्य का, तो इसमें ये प्रधान वाक्य मैंने बताया, मां ने कहा कि शैतानी ना करो, ये योजक हो गया और ये आश्रित हो गया। तो ध्यान ये देंगे कि जो प्रधान वाक्य होगा इसी में मुख्य क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, जो प्रधान उपवाक्य होगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि रेखांकित या वाक्य में आश्रित उपवाक्य पहचानिए, या रेखांकित होगा कोई खंड, कोई एक पोर्शन, एक भाग रेखांकित होगा और आपसे पूछा जाएगा कि पहचान के बताइए कि वो प्रधान उपवाक्य है या वो आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रधान वाक्य जो हो वो प्रधानता लिए हुआ होगा, वो प्रधान होगा और उसी में जो है मुख्य क्रिया होगी, उसी की क्रिया को मुख्य क्रिया माना जाएगा। जबकि जो दूसरा वाक्य है वो किसी ना किसी योजक से जुड़ा हुआ होगा, योजक से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं वो प्रधान वाक्य पर आश्रित होगा। तो ये संज्ञा वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रायः संज्ञा वाक्य की, ये जो होता है काफी छोटी की मात्रा की, इससे शुरू होते हैं। तो जब भी कोई वाक्य दिया हो जहां पे की दिया हो, तो आपको अगर उपवाक्य पहचानना हो तो की से लेके और अंत तक का जो वाक्य होगा वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी है कि जो उपवाक्य होते हैं जरूरी नहीं कि वो बाद में ही आए, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। उपवाक्य स्टार्ट में भी आ सकता है, उपवाक्य मध्य में भी आ सकता है आश्रित उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य अंत में भी आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे। जैसे मां ने कहा कि जब कभी भी संज्ञा आश्रित उपवाक्य से वाक्य स्टार्ट हो रहा होगा, से वाक्य प्रारंभ हो रहा होगा, तो ये बात ध्यान देंगे कि
ये जो की हमने आपको बताया है, जिससे की से संज्ञा आश्रित वाक्य शुरू होते हैं, इसका लोप हो जाएगा, अर्थात ये गायब हो जाएगा। जैसे अब इसी वाक्य को जिसको हमने आपको समझाया, जो बाद में आया है आश्रित वाक्य, यदि इससे स्टार्ट हो जाए आश्रित वाक्य से, तो क्या होगा? शैतानी ना करो, ठीक है ना, शैतानी ना करो, फिर हम अल्प विराम देंगे, मां ने कहा, पूर्ण विराम हो जाएगा। तो वहां पर क्या हो गया? ये की जो है, जिसको समुच्चयबोधक है, उससे उसका लोप हो जाएगा। तो ध्यान देना है ये कि संज्ञा वाक्य में की जो होता है, काफी छोटे की मात्रा, इसी से प्राय शब्द, प्राय आश्रित वाक्य इसी से प्रारंभ होता है, इसी से शुरू होता है। किंतु यदि आश्रित वाक्य से वाक्य का प्रारंभ हो रहा होगा तो की का लोप हो जाएगा। तो ये हमने समझा कि संज्ञा आश्रित वाक्य क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके और उदाहरण आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे विशेषण, जैसे उन्हें मालूम है कि उनका बेटा नहीं आएगा। अब की से स्टार्ट हुआ, तो जितना भी की वाला पार्ट है कि उनका बेटा नहीं आएगा, ये संज्ञा आश्रित वाक्य हो जाएगा। उन्हें मालूम है, ये प्रधान हो जाएगा। किंतु जब इसे स्टार्ट करेंगे, अगर उल्टा हो जाए, आश्रित वाक्य से हो जाए, की का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा उनका बेटा नहीं आएगा, अल्प विराम, उन्हें मालूम है। दूसरा वाक्य, मीरा को पता था कि उसकी बीमारी लाइलाज है। राम जानता है कि अब उसकी बहन की शादी नहीं होगी। तो जहां से की स्टार्ट होगा, वहीं से उसके बाद का जितना भी खंड है वाक्य का जितना भी भाग है, वो संज्ञा से उपवाक्य हो जाएगा। अब हम दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, वो है, इसका भेद जो है वो है विशेषण उपवाक्य। क्या है? विशेषण। दूसरा पार्ट है विशेषण उपवाक्य। तो हमने इससे पूर्व में पूर्व की कक्षाओं में विशेषण और क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ रखी है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वैसा ही ये कार्य करता है, वैसा ही काम करता है। परिभाषा है, जो आश्रित वाक्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो जानिएगा, अब ये परिभाषा क्या कह रही है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने पढ़ लिया कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ये हमेशा प्राय की से स्टार्ट होते हैं। अब हम दूसरा खंड पढ़ रहे हैं, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, ध्यान दीजिए, जो प्रधान उपवाक्य होगा, वाक्य दो खंडों में बटा हुआ, एक प्रधान उपवाक्य और एक उसका आश्रित उपवाक्य के संज्ञा, ठीक है, के संज्ञा पद की विशेषता बताता है। वो जैसे जो पत्र बांटता है, जो पत्र बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार से, अब ये दो वाक्य है, ठीक है ना। उसे डाकिया कहते हैं, ये मुख्य क्रिया है। हमने आपको मुख्य क्रिया पहचानने का पूर्व में पुनरावृत्ति जो मैंने कराई है, इससे उसमें बताया था कि पूर्णकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, मुख्य क्रिया को कैसे पहचाना जाता है। मुख्य क्रिया ही वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में समर्थ होती है और अंत में आती है, इसलिए तो कहते हैं ये मुख्य क्रिया है। तो हम ये पहचान लिया, उसे कहते हैं, ये हो गया प्रधान।
वाक्य। ठीक है, जो पत्र बांटता है ये इस पे आश्रित है, इसलिए ये हो गया आश्रित। आश्रित है मगर ये क्या कर रहा है, पत्र बांटना किसकी विशेषता बता रहा है, डाकिया। डाकिया क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा पद की विशेषता बताने के कारण ये उपवाक्य के अंतर्गत, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत काउंट किया गया। वे फल कहाँ हैं जिनको आपने रख दिया, और उदाहरण करता हूं, वे फल कहाँ हैं जिनको आपने रख दिया था। तो रख दिया था ये हो गया है, वे फल कहाँ है, तो ये सॉरी वे फल कहाँ हैं, तो ये हो जाएगा प्रधान वाक्य। जिनको आपने रख दिया था ये हो जाएगा आश्रित। यह वही अपराधी है जिसने कल चोरी की थी, तो जिसने कल चोरी की थी ये आश्रित हो जाएगा। यह वही अपराधी है ये प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के जो संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, तो वो जो वाक्य हैं वो कहीं ना कहीं विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अब हम तीसरा वाक्य पढ़ेंगे जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, बिल्कुल सिमिलर इसी से है। इसमें प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है, उसमें हो जाएगा जो आश्रित। चलिए हम लिख देते हैं, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, वे आश्रित उपवाक्य, वे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण